चैप्टर 1 रीबॉर्न ऑफ बायोलॉजिकल क्रूएल विलनेस। 300 लाइक्स और 60 कमेंट्स होने पर ही ये स्टोरी कंटिन्यू होगी। हॉल की संगमरमर जैसी ठंडी फर्श पर अनुप्रिया की घायल देह पड़ी थी। उसके चारों ओर उसके वही भाई खड़े थे जिनके कंधों पर उसने कभी अपनी उंगलियां रखकर चलना चाह रखी थी, जिनके लिए उसने सब कुछ किया था। आज उन्हीं निगाहों में उसके लिए कोई ममता नहीं, सिर्फ गुस्सा और घृणा थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था, होंठ फटे हुए और माथे से खून टपक रहा था। उसकी साड़ी का पल्लू उसके बाजू पर चिपका हुआ था क्योंकि वहीं से एक गहरी चोट रिस रही थी। अनुप्रिया, एक लड़की की आवाज गूंज उठी, कांपती हुई, डरी हुई, मगर उसमें एक नाटक था। अंकिता, तुमने ऐसा किया कैसे? मुझे ही चोट पहुंचा दी? क्या मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हूं? उसकी आंखों में आंसू थे पर दिल से एक भी सच्चा नहीं। अनुप्रिया की आंखें अधखुली थीं। वो जमीन पर गिरी पड़ी थी, लेकिन उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। मैंने चोट पहुंचाई? क्या सच में? पिछले 2 सालों से वो इस लड़की की झूठी मासूमियत और नकली आंसुओं को झेलती आ रही थी। हर बार जब अंकिता कुछ गलत करती, दोष उसी पर मढ़ दिया जाता। आज जब वो यह सब सुन रही थी तो उसके मन में एक ही ख्याल आया, काश मैंने वाकई उसे चोट पहुंचाई होती, ताकि जो आग इस दिल में 2 साल से जल रही है वो किसी तरह बुझ जाती। अविनाश वर्मा, जो घर का सबसे बड़ा बेटा था, आज उसका चेहरा किसी आग में जलते हुए पत्थर जैसा लग रहा था। बिना एक पल गवाए उसने सामने झुकी अनुप्रिया के पेट में जोरदार लात मारी। वो जोर से हांफी, उसकी सांस गले में ही अटक गई और वह फिर से जमीन पर जा गिरी। तू मेरी बहन नहीं है। अविनाश की आवाज कांपी नहीं, वो बर्फ सी ठंडी थी। मेरी एक ही बहन है, अंकिता, और तू सिर्फ एक गलती है। उससे पहले कि अनुप्रिया सांस समेट पाती, साहिल, जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, आज उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो झुककर उसकी गर्दन पकड़ चुका था। उसकी अंगुलियों की पकड़ इतनी सख्त थी कि मानो वो उसकी सांसें ही निकाल देना चाहता हो। तुझे किसने हक दिया अंकिता को डराने का? तू तो जैसे जीने से ऊब चुकी है। चल, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। तीसरे नंबर पर आया जितेश। उसके हाथ में एक इंजेक्शन था, नीली दवा से भरा हुआ। अनुप्रिया कुछ कह पाती उससे पहले ही वो सुई उसकी नस में धंसा दी गई। और फिर जलन, चीख, तड़प। उसका पूरा शरीर जैसे आग की लपटों में घिर गया हो। अब पता चलेगा दर्द क्या होता है, जितेश फुसफुसाया। मेरी बहन को छूने की सजा सिर्फ मौत नहीं, उसका हर पल होना चाहिए दर्द से भरा। रोहन, जो चौथा भाई था, उसने हाथ नहीं उठाया, लेकिन उसकी आंखें, वो नफरत से भरी थी, जैसे किसी गटर में पड़े कचरे को देखा हो। तेरी वजह से अगर अंकिता को कुछ हुआ, उसने धीरे से कहा, तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और वो भी ऐसे जैसे तू कभी थी ही नहीं। अब आया रियान, 5वां भाई, और शायद सबसे तेज गुस्से वाला। वो सीधे जमीन पर पड़ी अनुप्रिया पर कूद पड़ा, घूंसे, लाते, जैसे कोई उसे मिटा देना चाहता हो। तू मौत चाहती है ना? तो क्यों न मैं तेरी ये ख्वाहिश आज ही पूरी कर दूं? हमारी छोटी राजकुमारी को डराने की सोच भी कैसे ली तूने? जयदेव, आखिरी और सबसे चुपचाप भाई, जो आर्मी से लौटा था, लेकिन उसके हाथों में एक चमकदार चाकू था। बिना रुके उसने अनुप्रिया की हथेली की नसें काट दी। रक्त की धार फर्श पर बह चली और फिर पेट पर वार। हर एक घूंसा एक सजा, एक हिकारत। अंकिता हमारी जान है, उसने कहा, और तू तो सिर्फ एक परछाई है जिसे हमने गलती से अपना मान लिया था। अनुप्रिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके होठों के किनारे से खून टपकता जा रहा था
और उसके कटे हुए हाथों की नसों से बहता खून फर्श को लाल कर रहा था, जैसे उसकी आत्मा भी अब थक चुकी थी। और इन सबके बीच उसके सामने खड़े लोग, जिनकी रगों में उसका ही खून था, उसे देख रहे थे जैसे वो कोई गुनहगार हो। वो जो इस घर की असली बेटी थी, आज अपराधिनी बन चुकी थी। जब वो इस परिवार में लाई गई थी, तब बड़े बड़े वादे किए गए थे। हमारी दोनों बेटियां बराबर हैं। तुम्हारा भी इस घर में उतना ही हक है जितना अंकिता का। हम सब एक खुशहाल परिवार की तरह साथ रहेंगे। पर हक वो कभी अंकिता का छीन ही नहीं पाया। वो तो हमेशा ही वर्मा परिवार की चमकती हुई नजरों की रोशनी में नहाती रही। और अनुप्रिया, वो हर कोने में बैठकर अपनी पहचान ढूंढती रही। एक भी भाई उसके साथ कभी खड़ा नहीं हुआ। हर बार जब अंकिता ने एक आंसू गिराया, हर बार दोष अनुप्रिया के सिर मढ़ा गया। माँ पापा, रजत और कामिनी, उनके लिए अनुप्रिया सिर्फ एक मुसीबत थी। और अंकिता, एक अनमोल रत्न। 6 भाई, जिन्हें अनुप्रिया ने हमेशा बड़े सम्मान और प्यार से देखा, आज उसे ऐसे नजरअंदाज कर रहे थे जैसे वो मिट्टी में पड़ी कोई टूटी हुई चीज हो। क्या ये वही परिवार था जिसके प्यार के लिए मैं 18 सालों से तरसती रही? क्या मेरी सारी कोशिशें बेकार थीं? अनुप्रिया के अंदर ये सवाल जैसे आग बनकर जल रहे थे। पर उस दर्द में भी अपने लहूलुहान हाथों से सहारा लेकर वो धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। तभी एक तेज चीख, अनुप्रिया, प्लीज, मुझे कुछ मत करना, प्लीज, आई एम सॉरी। अंकिता पीछे हटती जा रही थी, जैसे अनुप्रिया के खड़े होने भर से उसकी मौत सामने आ गई हो। पर अनुप्रिया की आंखों में कोई हिंसा नहीं थी, ना ही उसके थके हुए शरीर में कोई ताकत बची थी। वो तो सिर्फ खड़ी हुई थी, एक आखिरी बार, खुद के लिए। और तभी चाकू चला। अंकिता ने अपने डर के असर में सीधा चाकू अनुप्रिया की छाती में घोंप दिया। अनुप्रिया कुछ पल के लिए ठिठकी। उसने नीचे देखा, उसके सीने में घुसा हुआ स्टील, खून की गर्म धार, और फिर उसकी धीमी होती धड़कने। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उस लड़की की ओर देखा जिसे उसने कभी अपनी बहन माना था। आई एम सॉरी। मैं नहीं चाहती थी ऐसा करना। अंकिता हकलाती रही। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से चाकू बाहर निकाला और घबराहट में फेंक दिया। पर अब अनुप्रिया के पास गिरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उसके शरीर की सारी शक्ति बह चुकी थी। पर आंखों में जो आखिरी भाव था, वो था अविश्वास और टूटे हुए भरोसे का दर्द। अनुप्रिया की सांसें टूटती जा रही थी, लेकिन उससे पहले उसकी आंखों ने एक आखिरी बार उन चेहरों को देखा जिन्हें वो कभी अपना समझती थी। 6 भाई, 6 चेहरे, 6 जोड़ी आंखें, जिनमें उसके लिए कोई ममता नहीं थी, सिर्फ नफरत, हिकारत और तिरस्कार। उनमें से एक ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, मर ही जाती तो अच्छा होता। वैसे भी ये बस बदकिस्मती का पैकेट है। और जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, अनुप्रिया ने दम तोड़ दिया। किसी ने उसकी धड़कनों की चिंता नहीं की। किसी ने ये नहीं सोचा कि उसके होंठ अभी गर्म हैं, कि वो शायद जिंदा हो। इसका मर जाना ही ठीक है। अविनाश की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। किसी को भेजो, इस लाश को पहाड़ों में फेंक आओ। भेड़िए भूखे होंगे। थोड़ी देर बाद एक बॉडीगार्ड आया, चुप, समर्पित, बस आदेश मानने वाला। उसने अनुप्रिया के शरीर को एक चादर में लपेटा और जंगल के उस छोर पर पहुंचा, जहां कोई इंसानी आवाज नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन वहां पहुंचकर उसने कुछ पल रुककर आसमान की ओर देखा। माफ करना मिस अनुप्रिया,
उसने बुदबुदाते हुए कहा, मैं आपकी हत्या में भागीदार नहीं बनना चाहता था, पर मैं बस एक आदेश मानने वाला हूं। मेरी प्रार्थना है कि अगली बार जब आप इस धरती पर लौटें तो एक ऐसे घर में जन्म ले जहां सिर्फ प्यार हो, दर्द नहीं। उसने भेड़ियों की मान तक ले जाने की हिम्मत नहीं की। उसने एक चुपचाप जगह पर गड्ढा खोदा और उसे वहीं दफना दिया। मैं अंतिम संस्कार का साहस नहीं कर सका, लेकिन अगर ऊपर वाला चाहे तो शायद कोई आपके शरीर को पहचान ले। और फिर एक चमत्कार हुआ। किसी पुराने बंद पड़े स्टोर रूम में एक लड़की ने आंखें खोली। सांसें भारी थी पर चल रही थी। होश धुंधला था पर वापस आ रहा था। उसने दीवार को टटोला। अंधेरा था। कमरा छोटा, दमघुंटू और सड़न से भरा हुआ था। एक कोना था जहां रोशनी तक नहीं पहुंचती थी, पर उसे इस जगह की खुशबू जानी पहचानी लगी। और तभी एक याद बिजली सी कौंध गई। ये वही स्टोर रूम है जहां कभी मुझे रखा गया था। जब अंकिता ने कहा था, अब ये तुम्हारा कमरा होगा, उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा। वो मरी नहीं थी, या शायद मरकर दोबारा जन्म लिया था, पर इस बार उसका दिल डरा नहीं था। उसमें शांति भी थी और बदला भी। अनुप्रिया दीवार से टेक लगाए बैठी थी। उसके इर्दगिर्द अंधेरा था और उस अंधेरे में एक अजीब सी ठंडक थी। शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके जहन में एक ही बात घूम रही थी। ये वही कमरा है, वो ही बदबू, वही अपमान। तभी एक पुरानी याद धीरे धीरे सामने आई, जैसे किसी टूटे शीशे के टुकड़े को फिर से जोड़ा जा रहा हो। उसे याद आया वो दिन जब अंकिता उसे एक कोने में ले गई थी। मुझे पता है कि तुम असली संतान हो। अंकिता की आवाज में नफरत छिपी नहीं थी। पर मैं 18 साल से इस घर में हूं। अब मैं अपना सामान समेटने वाली हूं। तब तक ये स्टोर रूम तुम्हारा नया कमरा होगा। और जब अनुप्रिया ने अपने भाइयों की ओर देखा था, उसने उनसे कुछ उम्मीद की थी, पर जवाब, ओह, ड्रामा मत करो अनुप्रिया। थोड़ी सी जगह में क्या नहीं रह सकती? तुम हमेशा इतना मेलोड्रामेटिक क्यों हो जाती हो? उस दिन अनुप्रिया ने खुद को समझा लिया था। ठीक है, मैं यहीं रह लूंगी। प्लीज, आप सब नाराज मत होइए। उसके अंदर कहीं एक छोटी सी लौ थी, जो चाहती थी कि अगर वो थोड़ा और सह ले तो शायद उसे भी कभी अपना कहा जाएगा। पर आज वो उसी स्टोर रूम में थी। पुनर्जन्म के बाद फिर उसी जगह, पर अब हालात कुछ और थे। अब वो लड़की नहीं थी जो प्यार की भीख मांग रही थी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, जवाब थे। उसकी सांसें गहरी थी। उसे याद आ रहा था वो ब्लेड, वो चाकू जो उसके सीने में उतरा था, और वो लम्हा जब दर्द ने उसे सुला दिया था। अगर वो दर्द इतना तेज न होता तो शायद वो सब एक सपना लगता, पर वो सपना नहीं था। वो मर चुकी थी और अब वो जी रही थी एक नया जीवन। अब मैं फिर से वही कहानी नहीं दोहराऊंगी। अब मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगी। अनुप्रिया ने अंधेरे कमरे में धीरे से अपनी मुट्ठी भींची। ये जन्म उसके आत्मसम्मान का होगा। चैप्टर 2। अनुप्रिया चुपचाप अपने कमरे के कोने में बैठी थी और उसके दिमाग में आवाजें गूंज रही थी, खुद की आवाजें। अनुप्रिया, क्या तुम्हें याद है वो समय जब तुमने वर्मा खानदान में लौटने से पहले खुद पर कितना गर्व किया था? लेकिन अब पिछले 2 महीनों से जैसे तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं रहा। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि तुम हर पल नजरअंदाज की जाती हो? इस घर ने तुम्हें सिर झुकाकर जीने पर मजबूर कर दिया है। हर बार तुम्हारी मेहनत का श्रेय किसी और को मिल जाता है,
और बदले में तुम्हें सुनने को मिलते हैं सिर्फ ताने और अपमान। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह है, इस घर ने तुम्हें यह यकीन दिला दिया कि अंकिता ही इस परिवार की असली बेटी है और तुम्हारी खुशियां सिर्फ तब मायने रखेंगी जब उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो। कुछ पल वह शांत रही, लेकिन मन के भीतर चल रही लड़ाई थमी नहीं। पिछली बार तुमने सब कुछ चुपचाप सह लिया था, 2 साल उस झूठी शांति में बिता दिए। बदले में क्या मिला? सिर्फ अकेलापन और सजा। क्या इस बार भी खुद को वही दर्द दोहराना चाहोगी? नहीं अनुप्रिया, अब तुम्हारे पास दूसरा मौका है। इस बार कहानी तुम्हारे हिसाब से लिखी जाएगी। टॉक टॉक। दरवाजे पर अचानक जोर से खटखटाने की आवाज आई। अनुप्रिया, सुनाई नहीं देता क्या? अंकिता तुम्हें बार बार बुला रही है। दरवाजे के उस पार से एक तेज और रूखी आवाज आई। वो रियान था। रियान, वर्मा परिवार का छठा बेटा। उम्र में अंकिता का हमउम्र और व्यवहार में बिल्कुल उग्र और तुनक मिजाज। दोनों की नजदीकियों की वजह यही थी, एक जैसे स्वभाव और एक दूसरे के अंधभक्त। रियान की आवाज में आदेश था, जैसे अनुप्रिया कोई नौकर हो। तुम क्या सोचती हो अपने आप को कि तुम उसकी बातों को नजरअंदाज कर सकती हो? वह फिर चिल्लाया। अनुप्रिया ने गहरी सांस ली, अपनी उंगलियों को कसकर मुट्ठी में भींचा, फिर उठी और दरवाजे तक पहुंची। एक पल को खुद को आईने में देखा, थोड़ा थकी हुई, पर आंखों में एक अलग चमक थी। फिर उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अनुप्रिया की आंखों में हल्की चिंगारी थी। उसने एक नकली मुस्कान के साथ पूछा, ओह, तो अब मैं बहरी भी हो गई? अंकिता जी ने मुझे कब बुलाया था, जरा दोहराओ तो। बिल्कुल सामने, सफेद गाउन में लिपटी हुई, आंखों में नमी लिए, अंकिता खड़ी थी। मैंने 3 बार पुकारा। 3 बार, अनुप्रिया। उसका स्वर टूटा हुआ था, जैसे रोने से पहले की आवाज। अनुप्रिया ने धीरे से आंखें मटकाई और बोली, यह कमरा स्टोर रूम है दीदी, पूरा इंसुलेटेड। अगर आपने मेरे नाम को बस अपनी सांसों में फुसफुसाया होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। रियान, जो पीछे से आए शोर को देख चिढ़ गया था, अब बीच में बोल पड़ा, इनफ अनुप्रिया, यह कोई तरीका है बात करने का? तुम्हें इनवाइट किया जा रहा है और तुम बदले में ये टोन लेकर आई हो? उसकी आवाज में अब तकला गुस्सा भर चुका था। अंदर से रियान की धारणा साफ थी, इस लड़की का बाहर निकास 18 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। अब ये क्यों लौटी और वापस आकर इतना एटीट्यूड क्यों? माहौल में एक पल की चुप्पी आई। अचानक अंकिता ने खुद को काबू में रखते हुए कहा, रियान, रहने दो, ये सब मेरी गलती है। तुम लोगों का प्यार तो मुझे हमेशा मिला, लेकिन अनुप्रिया को नहीं। शायद उसे मुझसे शिकायत होनी भी चाहिए। आई एम सॉरी अनुप्रिया। बात तो माफी की थी, लेकिन उसका लहजा वैसा नहीं था। अंकिता की आंखों में हल्की नमी और चेहरा थोड़ा थका हुआ जरूर था, लेकिन उसका सफेद बॉलरूम गाउन, नेकलेस और फिनिशिंग टच, ये सब दिखा रहे थे कि उसने इस रात को अपने लिए ही डिजाइन किया था। मन ही मन अंकिता ने होंठ दबाते हुए सोचा, ये लड़की मुझसे यूं बात करने की हिम्मत कैसे कर रही है? क्या इसे वाकई लगता है कि ये पार्टी इसके नाम है? सोचती क्या है खुद को? मैं अब भी वर्मा फैमिली की प्रिंसेस हूँ, हमेशा रहूंगी। रियान ने अंकिता के आंसू पोंछते हुए हल्के लहजे में कहा, अंकिता प्लीज रो मत। तुम इस परिवार की शान हो और तुम्हारा सम्मान हमारे लिए सबसे ऊपर है। गुड गर्ल। हाँ। फिर उसने एक तीखी नजर अनुप्रिया पर डाली और चेतावनी दी, अनुप्रिया, सिर्फ अंकिता की वजह से मैं तुम्हें आज माफ कर रहा हूं, लेकिन एक बात साफ सुन लो,
पार्टी में कोई ड्रामा मत करना। अगर कुछ उल्टा किया तो मैं तुम्हें खुद बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन अनुप्रिया बस हल्के से मुस्कुराई, ठंडी, बिना भावों वाली मुस्कान। पार्टी? ओह, सचमुच? मैं तो भूल ही गई थी। पार्टी की शाम। वह शाम अब आ चुकी थी। हॉल भव्य था, गोल्डन लाइट्स, सजे हुए गुलदस्ते और बेहतरीन वायलिन की मध्यम धुन माहौल को शाही बना रही थी। मेहमान अपनी बेशकीमती ड्रेस और हीरे जड़े गहनों में सजे थे और चारों तरफ हंसी मजाक का दौर चल रहा था। रजत और कामिनी चेहरे पर नकली मुस्कानें लगाए अंकिता को स्टेज पर ले जा रहे थे, दोनों हाथों से पकड़कर, जैसे कोई ताज पहनाने ले जा रहा हो। उसके पीछे वर्मा परिवार के 6 बेटे, जैसे शाही अंगरक्षक। लेकिन दूसरी ओर अनुप्रिया एक साधारण टी शर्ट और फीकी जीन्स में एक कोने में खड़ी थी, अकेली। कई हाई प्रोफाइल लेडीज ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। ये कौन है? एक ने फुसफुसाया। लगता है गलती से आ गई। शायद किसी सर्विस स्टाफ की कोई रिश्तेदार। इन कपड़ों में? इस पार्टी में? हद है। मंच पर गुड इवनिंग एवरीवन, रजत की आवाज गूंजी। वेलकम टू माई डार्लिंग डॉटर अंकिता's 18th बर्थडे सेलिब्रेशन। चारों तरफ तालियां बज उठीं। हम बहुत गर्व महसूस कर रही हैं आज। मेरी बेटी अंकिता सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि समझदार, संवेदनशील और बेहद प्रतिभाशाली भी है। अंकिता शर्मा गई, लेकिन उसके चेहरे पर नकली विनम्रता थी। ओह डैड, you're exaggerating. I'm not that special. कामिनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। बेटा, तुम्हारी मम्मी पापा तुम पर बहुत गर्व करते हैं। और हम जानते हैं कि तुम बहुत दूर तक जाओगी। इस सब के बीच अनुप्रिया की नजरों में दर्द, तिरस्कार और अपमान सब घुल चुका था। उसके मन में गूंजा, वो दिन याद है जब मैं गुम हो गई थी। इन्होंने एक बार भी मुझे खोजने की कोशिश नहीं की। बस एक हमशक्ल को गोद ले लिया और उसे बेटी बना दिया। अब मैं लौटी हूँ और ये लोग मेरी वेलकम पार्टी में भी मुझे एक अनाथ के रोल में ढाल चुके हैं। रजत ने आगे कहा, हमने अपनी बेटी अंकिता के साथ एक प्यारा फैसला लिया था। उसे एक साथी देने के लिए हमने अनाथालय से एक और बच्ची को गोद लिया था, जो उम्र में उससे कुछ दिन ही बड़ी थी। अब हमारे पास 2 बेटियां हैं, लेकिन उसका लहजा कह रहा था, एक असली और दूसरी बस दिखावे के लिए। कामिनी ने भी अनुप्रिया पर तीखी नजर डाली। इतना बड़ा इवेंट, और ये लड़की कैसी दिख रही है? शर्म तक नहीं आती? उसने ठंडी आवाज में कहा। अनुप्रिया, स्टेज पर आओ। अनुप्रिया ने कोई जल्दी नहीं की। उसने नजरें झुकाईं, लेकिन चाल में सादगी के साथ ठहराव था, जैसे वो कुछ बड़ा सोच चुकी हो। भीड़ के बीच से गुजरते हुए सबकी निगाहें उस पर थीं। और अब वह स्टेज पर खड़ी थी, उस परिवार के बीच जिसने उसे त्यागा था, और उस भीड़ के सामने जिसने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। आखिर क्या अनुप्रिया वर्मा फैमिली की बनकर रह जाएगी, अडॉप्टेड बेटी, या उठाएगी कुछ कदम? जाने के लिए सुनिए अगला पार्ट। चैप्टर 3। अनुप्रिया ने पूछा, तो आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे गोद लिया गया है? क्या आप दोनों ने मुझे वर्मा परिवार के साथ मेरे बायोलॉजिकल रिलेशनशिप कंफर्म करने वाली डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नहीं सौंपी थी? क्या वह झूठ था? यह सुनकर हॉल में मौजूद मेहमानों में फुसफुसाहट होने लगी। क्या अनुप्रिया उनकी बायोलॉजिकल डॉटर है? अंकिता के बारे में क्या? क्या उसे गोद लिया गया है? क्या वर्मा परिवार ने यह नहीं बताया कि उनकी केवल एक बेटी है? अगर अनुप्रिया उनकी बेटी है तो अंकिता को गोद लिया गया होगा। वर्मा परिवार क्या सोच रहा है? क्या उन्होंने सचमुच एक गोद ली हुई बच्ची को अपना मान लिया है और उसे सब कुछ प्रोवाइड किया है, जबकि अपनी असली बेटी को अनाथालय में छोड़ दिया है?
क्या अंकिता एक नाजायज बेटी है? मुझे भी ऐसा लगता है। नहीं, किसी आउटसाइडर के साथ इतना अच्छा बर्ताव करना और अपनी बेटी की इग्नोर करना समझ के परे है। मेहमानों के बीच काफी बातचीत हो रही थी और उन शब्दों को स्टेज पर आसानी से सुना जा सकता था। अनुप्रिया मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, अंकिता ने सोचा। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गईं और वह परेशान होकर पीछे हट गई। आलोचना सुनकर भाई इसे और सहन नहीं कर सके। रियान ने अपना आपा खो दिया और चिल्लाया, आप सब किस बारे में बात कर रही हैं? वर्मा परिवार में केवल एक बेटी है और वह अंकिता है। अनुप्रिया वर्मा परिवार का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। सभी मेहमान सोच रहे थे, वाह, कुछ बड़ा होने वाला है। आज की पार्टी शानदार है। वही कामिनी ने अनुप्रिया से लड़ने की इच्छा को रोकते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं और सबसे चतुर तरीके से बात की, अनुप्रिया, डोंट बी रिडिक्यूलस। तुम हमारे परिवार की गोद ली हुई संतान हो। तुम हमारी असली बेटी होने का दावा कैसे कर सकती हो? रियली? लेकिन यह आप लोग ही थे जिन्होंने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से मुझे यकीन दिलाया कि आप ही मेरे पेरेंट्स हैं। इतना कहते ही अनुप्रिया ने अपनी जेब से कागज की एक 4 साइज की शीट निकाली और उसे खोल दिया। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में बहुत सारे पेज थे, लेकिन रिपोर्ट का अंतिम पेज हमेशा मेरे पास था। क्या रिपोर्ट नकली है? इतना कहते ही अनुप्रिया के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान छा गई। वह रजत और कामिनी को एक कोने में खड़ा करना चाहती थी और उन्हें यह एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करना चाहती थी कि वह वास्तव में कौन थी। रिपोर्ट सच है, कामिनी की बात काटते हुए रजत ने एक्सेप्ट किया। हालांकि उसे तुरंत अपनी बात पर पछतावा हुआ। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, कमरे में हंगामा मच गया। अपनी असली बेटी के साथ एक गोद लिए हुए बच्चे की तरह बर्ताव करना और अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ एक असली बेटी की तरह बर्ताव करना, कितनी बेशर्मी है। यह पूरी तरह से मेरे परे है। वे अपनी गोद ली हुई बेटी को अपनी असली बेटी से ज्यादा क्यों पसंद करेंगे? भाइयों ने कहा कि उनकी केवल एक बहन है, अंकिता। अनुप्रिया के बारे में क्या ऐसा हो सकता है कि वर्मा परिवार अनुप्रिया को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता क्योंकि वह बहुत टेरिबल है? वर्मा परिवार ने अंकिता को एक ग्रेसफुल यंग लेडी बनाने के लिए बहुत एफर्ट किए हैं। क्या वे अनुप्रिया को ग्रेसफुल बनाने के लिए थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं कर सकते? लोगों की फुसफुसाहट के बीच अनुप्रिया ने सहमी आवाज में कहा, जब डैड एक्सेप्ट कर रही हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ, तो उन्होंने यह क्यों कहा कि मैं गोद ली हुई बेटी हूँ? क्या आप मुझे एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही हैं क्योंकि आप नफरत करते हैं कि मैं ग्रामीण इलाकों में पली बड़ी हूँ? अगर ऐसा है तो मैं चली जाऊंगी और अंकिता का रास्ता साफ कर दूंगी। अंकिता को यह सुनकर खुशी हुई कि जाना चाहती थी। उसने सोचा, अनुप्रिया को जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए। मोम और डैड के प्यार के लिए मुझसे कॉम्पिटी करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? अंकिता ने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी अनुप्रिया, नाराज मत हो। यह मेरी गलती है। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स और भाइयों से सारा प्यार ले लिया है। मैं वर्मा परिवार का हिस्सा बनने के लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स वापस दे दूंगी। प्लीज मत जाओ। जब भी अंकिता रोती, 6 भाई उसे दिलासा देने और उसे खुश करने के लिए दौड़ पड़े। रियान ने अंकिता को अपनी बाहों में पकड़ लिया और अनुप्रिया पर चिल्लाया, अनुप्रिया, बस बहुत हो गया। तुम्हें अंकिता को धमकाने का हद किसने दिया है? क्या तुम्हें वह बात समझ नहीं आई जो मैंने तुम्हें घर पर बताई थी? अनुप्रिया ने गुर्राता हुए कहा, घर? मेरा सो कॉल्ड घर 100 वर्ग फुट से भी कम का एक छोटा सा स्टोर रूम है। यहाँ तक कि नौकरानी भी 200 वर्ग फीट के कमरे में रहती हैं। लेकिन मैं, वर्मा परिवार की बेटी, एक ऐसे स्टोर रूम में रहती हूँ जो अंकिता की क्लोजेस्ट जितना बड़ा भी नहीं है। यह कितना बढ़िया घर है।
कामिनी ने अंकिता का चेहरा देख फिर अनुप्रिया पर चिल्लाने के लिए मुड़ी। अनुप्रिया, क्या तुम्हारा काम हो गया? अब चली जाओ। अविनाश, उसे कमरे में वापस ले जाओ और मेरी इजाजत के बिना उसे जाने मत दो। अनुप्रिया ने दुखी होने का नाटक किया। डोंट बोदर। अगर मोम और डैड मुझे परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं, मैं चली जाऊंगी। अविनाश ने गुस्से में कहा। अनुप्रिया, स्टॉप इट। चलो अपने कमरे में वापस चलते हैं। कमरे में वापस जाओ। क्या तुम मुझे 3 दिन तक बंद करके भूखा रखोगे? अपने पिछले जीवन में घर लौटने के तीसरे दिन अनुप्रिया तब कंफ्यूज हो गई जब उसने देखा कि उसके परिवार ने एक आउटसाइडर अंकिता के साथ उससे बेहतर बर्ताव किया। इसलिए उसने अंकिता को डांटकर अपनी निराशा जाहिर की। यह सभी भाइयों ने देखा। फिर जितेश ने उसे लगातार 3 दिनों के लिए स्टोर रूम में बंद कर दिया। पूरे 3 दिनों के दौरान उसे दूसरे दिन केवल एक टाइम का भोजन मिला और यह नौकरों का बचा हुआ भोजन था। क्या अनुप्रिया कर रही है? वर्मा परिवार तबाह करके घर छोड़कर जाने की तैयारी। जाने के लिए सुनिए अगला भाग। चैप्टर 4। अनुप्रिया के शब्द सुनकर कामिनी की सावधानी से रखी गई सुंदरता एक पल में बिखर गई। अनुप्रिया, तुम किस बारे में बात कर रही हो? वह यह सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। अनुप्रिया की झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हमने कब उसे स्टोर रूम में बंद किया और 3 दिनों तक भूखा रखा? अनुप्रिया ने सख्ती से कहा। जितेश को ठीक ठीक पता है कि क्या हुआ था। नौकर मेरे लिए खाना लाया, लेकिन वह नौकरों का बचा हुआ था। तुमने मुझे अतीत में खो दिया था जब मैं बच्ची थी। मैं समझती हूँ कि तुमने मुझे ढूंढने कभी कोई मेहनत नहीं की, लेकिन अगर तुम मुझे घर लाने के बाद अब मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो, तो मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने जीवन के पहले 18 साल अपने माता पिता के बिना गुजारे और मैं उनके बिना अगले 80 साल भी जी सकती हूँ। अनुप्रिया के शब्द सुनकर जितेश का मानना था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या तुम्हें कुछ गलत करने के लिए पनिश नहीं किया जाना चाहिए? तुमने अपनी छोटी बहन अंकिता को धमकाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सजा के लायक नहीं हो? अनुप्रिया ने जवाब दिया। अंकिता तुम्हारी बहन है, मैं नहीं। मेरे लौटने के बाद से 2 महीनों में मैंने इसे इतनी बार सुना है कि मैं गिनना भूल गई हूँ। तुम्हें मुझे यह बात बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। फिर वह रजत और कामिनी की ओर मुड़ी। मिस्टर और मिसेस वर्मा, इन 2 महीनों के दौरान आपने मुझे जो प्यार दिखाया उसके लिए आप दोनों को धन्यवाद। मैं आपके खर्चों की भरपाई नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने इन 2 महीनों में आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है। आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना शुरू कर सकते हैं जैसे कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। अब से अनुप्रिया इस दम घुटने वाला घर से बचने के लिए बेताब थी। वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहती थी। इस पल के बाद से मेरा वर्मा परिवार से कोई लेना देना नहीं है, अनुप्रिया ने जोर से कहा। अनुप्रिया के शब्द सुनकर लोग फिर से फुसफुसाने लगे। वाह, व्हाट आ शो। हाँ, बायोलॉजिकल डॉटर एडोप्टिव डॉटर बन गई और परिवार से नाता तोड़ लिया। इट्स सो फनी, जितेश ने कोल्ड आवाज में कहा। हम्फ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए छोड़ सकती हो क्योंकि तुम चाहती हो? डैड और मोम ने तुम्हें जीवन दिया, तुम उन्हें इसका बदला कैसे चुका सकती हो? अनुप्रिया ने भी सख्त आवाज में जवाब दिया। ओह, तुम्हारा मतलब है कि मुझे जन्म देने के लिए मुझ पर उनका एहसान है? हाँ, उन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं उनकी एहसानमंद नहीं हूँ। उन्हें बोलने का मौका दिए बिना अनुप्रिया ने तेजी से एक आर्मी नाइफ निकाला और अपनी कलाई काट ली। एक पल में उसकी कलाई से खून टपकने लगा। अंकिता और मौजूद अन्य लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। हालांकि अनुप्रिया खून की प्यासी होकर मुस्कुराती रही। उसने अपनी कलाई से बहते खून को देखा। यह देखते ही जितेश के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि अनुप्रिया उन्हें सबके सामने शर्मिंदा करेगी।
मैं अपना कर्ज खून से चुका रही हूँ। मैं अपने पूरे जीवन के लिए वर्मा परिवार के साथ सभी संबंध तोड़ने की कसम खाती हूँ। इतना कहने के बाद अनुप्रिया चली गई। इस घर में उसके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। वह 2 जोड़े कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं लेकर अकेले अनुप्रिया वर्मा परिवार में आई थी। अब जब वह जा रही थी तो उसे अपने साथ कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं थी। वर्मा परिवार ने उसके लिए कभी कपड़े या चप्पल नहीं खरीदे। पिछले 2 महीनों में अंकिता को हर दिन छोटे छोटे गिफ्ट मिले, लेकिन उनमें से कोई भी गिफ्ट्स अनुप्रिया के लिए नहीं था। वह कुछ भी नहीं लेकर आई थी, इसलिए वह कुछ भी नहीं लेकर जाएगी। अनुप्रिया बाहर चली गई। यहाँ तक कि उसके जाते हुए फिगर में भी हट का संकेत झलक रहा था। अब इस पार्टी में देखने लायक कुछ नहीं है। चलो चलें। हाँ, यह पार्टी बहुत उबाऊ है। वे पेरेंट्स अपनी दोनों लड़कियों के साथ एक समान बर्ताव कर सकते थे, लेकिन वे यह भी नहीं बता सकते कि उनकी असली बेटी कौन है। यार, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। गोद ली हुई बेटी ने कब्जा कर लिया। यह कल की हेडलाइन होनी चाहिए। हॉल के किनारे एक आदमी अनुप्रिया की हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। जब उसने देखा कि अनुप्रिया ने अपनी कलाई काट ली है तो उसके मन में बाहर भागकर उसकी रक्षा करने की इच्छा हुई। फिर भी उसने उस इच्छा को जबरदस्ती दबा दिया। अनुप्रिया के लिए सीखने का समय आ गया था कि बड़ा कैसे होना है। भले ही कीमत बहुत बड़ी हो, उसे बड़ा होना ही होगा। उसने मन में सोचा, यश, किसी को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहो, उसे अस्पताल ले जाओ और सबसे अच्छे डॉक्टर की अरेंजमेंट करो, आदमी ने आदेश दिया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि रणधीर रायसिंघानी था, जो मुंबई का सबसे अमीर आदमी था, जिसे रायसिंघानी परिवार का एकमात्र असली वारिस माना जाता था। यस, मिस्टर ओबेरॉय। यश ने सिर हिलाया, घूमा और अनुप्रिया के पीछे दूसरे दरवाजे से बाहर चला गया। इस बीच अनुप्रिया वर्मा रेजिडेंस से बाहर चली गई थी। ज्यादा खून बहने के कारण वह थोड़ी पेल दिखने लगी थी। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया जो उसे याद था। आकाश, पिक मी अप एट द वर्मा रेसिडेंस। फोन पर बात करते हुए अनुप्रिया विला के बाहर पत्थर के टुकड़े पर चुपचाप बैठ गई और आकाश के आने और उसे लेने का इंतजार करने लगी। यश ने ऐसा दिखावा किया जैसे वह उसे नहीं जानता। उसने अनुप्रिया के सामने अपनी कार रोक दी। उसने पूछा, मिस अनुप्रिया, क्या आपको राइड चाहिए? नो थैंक्स। अनुप्रिया ने कोल्ड आवाज में मना कर दिया। उस समय उसे किसी पर भरोसा नहीं था, खासकर वर्मा रेजिडेंस के बाहर के किसी व्यक्ति पर। अपने पिछले जीवन में उसने रणधीर को बमुश्किल देखा था। यश को तो छोड़ ही दें, जो हमेशा रणधीर के साथ रहता था, इसलिए यह समझ में आता था कि वह यश को नहीं पहचानती थी। यश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर अनुप्रिया ने कार में बैठने से इनकार कर दिया तो वह रणधीर द्वारा सौंपे गए काम को पूरा नहीं कर पाएगा। कुछ मिनट बाद एक फ्लेसी पिंक फेरारी अनुप्रिया के सामने रुकी। यह देखकर अनुप्रिया स्पीचलेस रह गई। उसने सोचा, मैं इस कार में बैठने के बजाय ज्यादा खून बहने से मरना पसंद करूंगी। क्या हुआ अनुप्रिया? क्या तुम अपनी कलाई काटकर अपनी जान लेने की कोशिश कर रही हो? आखिर कौन था उस कार में जिसके साथ जाने से अच्छा अनुप्रिया ने मरना पसंद किया? जाने के लिए सुनते रहिए अगला पार्ट। चैप्टर 5। जो आदमी आया था उसका नाम आकाश राठौर था। अनुप्रिया ने अतीत में उसे बेजान लाशों के बीच पाया था और उसकी जान बचाई थी। 10 साल पहले एक गांव में जहां अनुप्रिया रहती थी, एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल हुआ था। बच्चों को वहां ले जाया गया और उन पर इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए गए। मरने के बाद उनके शवों को जंगली जानवरों द्वारा खाने के लिए पहाड़ों में बड़े बड़े गड्ढों में फेंक दिया गया। आकाश उन बच्चों में से एक था। वह बहुत कमजोर था। एक्सपेरिमेंटल के 2 इंजेक्शन लेने के बाद बेहोश हो गया।
लाशों के ढेर में फेंके जाने के बाद अनुप्रिया उस गड्ढे के पास से गुजरी और भयानक नजारा देखकर चौंक गई। जैसे ही वह भागने वाली थी, उसने देखा कि आकाश की उंगलियां हिल रही है। अनुप्रिया बचपन से ही निडर थी। जब उसने आकाश की उंगलियों को हिलते हुए देखा, तो उसने उसे शवों के ढेर से बाहर निकाला और घर ले गई। ट्रीटमेंट की एक अवधि के बाद आकाश के शरीर से टॉक्सिन को साफ कर दिया गया। 2 हफ्ते की ट्रीटमेंट के बाद अंत में उसे होश आ गया। जागने पर उसे अपने परेशान अतीत के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था और वह याद भी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अगले 10 साल अनुप्रिया को फॉलो करते हुए बिताए। अनुप्रिया की खूबसूरत आईब्रो सिकुड़ गईं। हालांकि वह गुस्सा नहीं हुई, फिर भी उससे डराने वाली आभा झलक रही थी। जल्दी करो और मुझे हॉस्पिटल ले चलो। आकाश ने कंधे उचकाए और कैसेंड्रा को कार में बिठाने में मदद की। आकाश यह सोचकर गुस्से से भर गया कि अनुप्रिया उसे अपने परिवार के सदस्य के रूप में नहीं मानती है। 2 महीने पहले अनुप्रिया ने अपनी सो कॉल्ड फैमिली के लिए सब कुछ त्याग दिया था। आकाश ने कहा, तो अब क्या हुआ? क्या चोट लगने के बाद ही सच्चाई का एहसास हुआ? तुम बहुत बकवास करते हो। अनुप्रिया को सिरदर्द महसूस हुआ और वह चाहती थी कि वह चुप हो जाए। आकाश के पास शब्द नहीं थे। तो मैं अब उसकी गलती का मजाक भी नहीं उड़ा सकता, उसने सोचा। डोंट वरी, इससे ज्यादा खून बहने पर भी तुम नहीं मरोगी। यह सुनकर अनुप्रिया ने सोचा, मैं नहीं मरूंगी से उसका क्या मतलब है? अनुप्रिया ने आकाश के साथ बात करने से इनकार कर दिया, इसलिए वह पीछे झुक गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। अनुप्रिया ने आगे कहा, वैसे वर्मा परिवार को बाद में 20,000 कैश पहुंचाने के लिए किसी को भेजो। क्यों? आकाश ने पूछा। अनुप्रिया ने बिना किसी भावना के जवाब दिए, पिछले 2 महीनों में उन्होंने मुझे जो फूड और रूम दिया, उसकी पेमेंट करने के लिए मैं उनके साथ संबंध तोड़ रही हूं। परिवार की एक्सपेक्टेशन या उम्मीद के बिना उसे अब दर्द महसूस नहीं होगा। वह एक बार उनके द्वारा मार दी गई थी और वह ऐसा दोबारा नहीं होने देगी। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? आकाश ने लाल बत्ती पर रुकते हुए पूछा और उसकी ओर मुड़ा। क्या तुम चाहते हो कि मैं वर्मा परिवार में वापस जाऊं? अनुप्रिया ने पूछा। अनुप्रिया ने सोचा, यह इम्पॉसिबल है ना? जब मैं वर्मा परिवार में जा रही थी, तो उसने मुझसे न जाने की भीख मांगी। क्या अब वह अपना मन बदल रहा है? आकाश ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं। वर्मा परिवार के सभी मेंबर्स शैतान हैं। वे सभी शैतान और घिनौने लोगों का थे जो असली और नकली के बीच अंतर नहीं कर सकते थे। पिछले 2 महीनों में वह अनुप्रिया के जीवन को देख रहा था। कभी कभी वह बेताब होकर वर्मा रेजिडेंस में घुसना चाहता था और उसे ले जाना चाहता था। लेकिन अनुप्रिया ने यह साफ कर दिया था कि जो भी उसे परेशान करने का साहस करेगा, वह उससे रिश्ता तोड़ देगी। इस तरह आकाश ने अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की। वर्मा रेजिडेंस में कई लोग लिविंग रूम में बैठे थे, चिंता से अंकिता को घेर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अंकिता एक बार फिर रोई थी। यह सब मेरी गलती है। अगर मैं घर से चली गई होती, तो अनुप्रिया ने ऐसा नहीं किया होता। मैं खुद को दोषी मानती हूँ, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स और भाइयों से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनुप्रिया, मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है? अंकिता दुखी होकर रोने लगी। लेकिन अनुप्रिया, यह मत सोचो कि तुम इस तरह मेरे पेरेंट्स और भाइयों का दिल जीत सकती हो। वे केवल मुझसे प्यार करते हैं। तुम बस अपने आप को बेवकूफ बना रही हो। उसने चुपचाप मजाक उड़ाया। अंकिता, रो मत। तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे दुख होता है, कामिनी ने कहा। उसका चेहरा संकट से भरा था। अंकिता बहुत समझदार है। काश वह मेरी असली बेटी होती। वह लानत अनुप्रिया पूरी तरह से मतलबी है। उसने सोचा। अंकिता, तुम हमारी बहन हो।
दोबारा बाहर जाने के बारे में कुछ मत कहना। अनुप्रिया सिर्फ ध्यान खींचने के लिए हंगामा कर रही है, अविनाश ने उसे दिलासा दिया। अंकिता का रोता हुआ चेहरा देखकर उसका दिल दुख रहा था। साथ ही वह आज रात अनुप्रिया के बर्ताव से पूरी तरह नाखुश था। उसकी हिम्मत कैसे हुई, एक बहन जो 18 साल से दूर है। नहीं, वह हमारी बहन नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करने की। उसने अंकिता को भी रुला दिया। वह लड़की वाकई सबक सिखाने की हकदार है। एक बार जब वह लौट आएगी तो मुझे उसे 1 हफ्ते के लिए बंद कर देना चाहिए और उसका नेचर बदल देना चाहिए। वह सचमुच बहुत आगे जा रही है, पूरी तरह से बदतमीज, उसने सोचा। यह सही है अंकिता, चिंता मत करो। उसकी जैसी लड़की कुछ ही समय में वापस आ जाएगी। वह हमारे परिवार को नहीं छोड़ेगी, जयदेव ने अचानक उसे दिलासा देते हुए कहा। एक टीनेज म्यूजिशियन और निपुण वायलिन वादक जयदेव को कई अवार्ड मिले थे। प्रेजेंट में वह वर्ल्ड टूर पर था और केमिली इंटरनेशनल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। इस कंपटीशन के विनर बनने के बाद ही उसकी एबिलिटी को दुनिया पहचान सकी। जयदेव का पूरी तरह से मानना था कि वर्मा परिवार ने अनुप्रिया को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड की है और वह अंकिता के लिए उनके प्यार को देखने के बाद उनका ध्यान खींचने के लिए केवल हंगामा कर रही थी। उन्हें विश्वास था कि 2 दिनों के बाद माफी मांगने के लिए वापस आएगी। क्या अनुप्रिया सचमुच वापस आएगी? भैया, क्या आप मुझसे झूठ बोल रहे हो? बोलते हुए अंकिता ने जयदेव की ओर उम्मीद से देखा। उसकी नज़र से अविनाश का दिल लगभग पिघला दिया। अंकिता बहुत अमेजिंग छोटी बहन है। अनुप्रिया अपनी जगह नहीं जानती। अगर वह अंकिता को वैसा ही प्यार दिखा सके जैसा हम दिखाते हैं, तो हमें उसे अपनी बहन के रूप में एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वह इतनी मतलबी है, उस प्यार की चाहत रखती है जो उसका नहीं है, उसने सोचा। इस बीच अंकिता ने मन ही मन हंसते हुए कहा, यह सबसे अच्छा होगा अगर वह कभी वापस न आए। केवल मैं, अंकिता वर्मा परिवार की बेटी होने के लायक हूँ। क्या अंकिता का एक लौटी बेटी वर्मा फैमिली का बनने का सपना पूरा होगा या आएगा नया ट्विस्ट? जाने के लिए पढ़िए अगला पार्ट। चैप्टर 6, रीबॉर्न ऑफ बायोलॉजिकल क्रूएल विलनेस। जितेश ने अंकिता को धीरे से दिलासा दिया, वह वापस आएगी। जब वह आएगी तो हम उससे तुमसे माफी मांगेंगे के लिए कहेंगे। यह सुनकर अंकिता आंसुओं के साथ मुस्कुराई और प्यार से सिर हिलाया। मुझे खुशी है कि वह वापस आएगी, उसने कहा। कुछ ही समय बाद बटलर रिपोर्ट करने आया। मिस्टर और मिसेज वर्मा, बाहर एक आदमी है जो दावा करता है कि उसे मिस अनुप्रिया ने वह मानसिक रूप से पैसे पहुंचाने के लिए भेजा। वह कुछ जोड़ते हुए आगे बोलने वाला था। बटलर को लगा कि वर्मा परिवार अनुप्रिया के प्रति बहुत कठोर हो रहा था। वे अपने खुद के खून को बहुत बेरहमी से ट्रीट करते। वह सोचता था कि वर्मा ब्रदर्स सभी टैलेंटेड और इज्जतदार ब्रदर्स थे, इसलिए यह जानना उसके लिए एक झटका था कि वे एक लड़की से इतनी बेरहमी से पेश आते थे। रजत का चेहरा उतर गया। उसने सोचा, यह लड़की अब क्या शरारत कर रही है? उसे अंदर आने दो, रजत ने कहा। ठीक है मिस्टर वर्मा, रॉबर्ट ने जवाब दिया। जल्द ही कोई अंदर आया। विजिटर एक मिडिल एज रिफाइंड मैन था जिसने एक शानदार बटलर की ड्रेस जैसा टक्सीडो पहना हुआ था। मिस्टर और मिसेज वर्मा, मुझे मिस अनुप्रिया ने भेजा है। मिस अनुप्रिया ने मुझे आप लोगों को 2 महीने का अकोमोडेशन और फूड एक्सपेंसे देने के लिए कहा था। यह कुल 20,000 है। इसके अलावा इन 2 महीनों के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए वह आपको 10,000 का गिफ्ट दे रही है। रजत उस आदमी के बिजनेस लहजे से नाराज हो गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, नॉनसेंस। वह हमारी बेटी है। उसकी हमारे साथ रिश्ता तोड़ने की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? उससे कहो कि वह यहाँ वापस आए। रजत दहाड़ने लगा,
जब उसकी नज़र विजिटर के पास रखी 20,000 की केस पर पड़ी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने इसे घोर अपमान माना। आदमी ने पोलाइट मुस्कान बरकरार रखते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है, आपके परिवार ने मिस अनुप्रिया को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उन्हें आपकी बेटी कैसे माना जा सकता है? आदमी ने आगे कहा, मिस अनुप्रिया के अकॉर्डिंग वर्मा रेजिडेंस में उनके 2 महीने के रहने के दौरान आपने और मिसेज वर्मा ने उन्हें कभी भी अलाउंस नहीं दिया, इसलिए उनका कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं था। उनके ज्यादातर मील में बचा हुआ खाना शामिल होता था और उन्हें कभी भी डाइनिंग टेबल पर नहीं परोसा जाता था। इसका मतलब है कि उन्होंने यहाँ जो खाना खाया उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। जहाँ तक रहने की बात है, वह एक स्टोर रूम में रुकी थी जो 100 वर्ग फुट से कम था, लेकिन कम से कम यह एक शेल्टर प्लेस थी। इसलिए मेरा मानना है कि यह एक सही अमाउंट है। विजिटर ने 20,000 नकद उनके सामने कॉफी टेबल पर रख दिए और जाने के लिए मुड़ गया। हालांकि उसने अचानक कुछ सोचा और वर्मा परिवार की ओर देखा। मिस अनुप्रिया के पास उनसे प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप लोग उनकी परवाह नहीं करते, इसलिए कई दूसरे लोग आपका काम करना पसंद करेंगे। बस श्योर रहे कि आपको भविष्य में इसका पछतावा न हो। इतना कहकर वह सीधे चला गया। रजत इतने गुस्से में था कि उसने कॉफी टेबल पर रखे 20,000 को जमीन पर फेंक दिया और अविनाश की आंखें गुस्से से जल गईं। वह लड़की, पैसे के दम पर उसकी हमारे परिवार को अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वह सोचती है कि वर्मा परिवार एक ऐसी जगह है जहां वह अपनी मर्जी से आ जा सकती है? उन्होंने सोचा, अनुप्रिया ग्रामीण इलाके से है, उसके पास 20,000 कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? मैंने अपने क्लासमेट से सुना है कि समाज में कुछ लोग हैं जो पैसे के लिए। इतना कहते ही अंकिता चुप हो गई। उसकी बातें अधूरी रह गईं, लेकिन वर्मा परिवार के अभिमानी लोगों ने पहले ही अपने मन में अटकलें शुरू कर दी थी। नाइट मोड। अनुप्रिया सचमुच अपमान है। वह वहां ऐसी घिनौनी चीजें कैसे कर सकती है? जब वह वापस आएगी तो हमें उसे वह सबक सिखाना चाहिए, उन्होंने खुद से कसम खाई। हॉस्पिटल में आकाश ने अनुप्रिया के घाव पर पट्टी बांधी और यहाँ तक कि एक बड़े बाव के साथ इसे सावधानी से बंद कर दिया। सब हो गया। कुछ दिनों तक इसे ठंडा पानी मत लगने देना, आकाश ने कहा। अनुप्रिया ने अपनी आंखें घुमाईं। तुम्हें मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है। तुम कहाँ रुकने वाली हो? आकाश ने पूछा। अनुप्रिया के नाम पर कई प्रॉपर्टी थी। अगर वे खाली पड़े रहे तो वे जल्द ही धूल की परतों से ढक जाएंगी। एक बार वह तय कर ले कि कहाँ रहना है। मैं फ्री मील एंजॉय करने के लिए वहां जाऊंगा, आकाश ने सोचा। स्प्रिंगमाउंट टाउन हाउस, अनुप्रिया ने जवाब दिया। स्प्रिंगमाउंट टाउन हाउस उसके स्कूल के करीब था। अनुप्रिया, जो सिर्फ 18 वर्ष की थी, उसने पहले ही यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली थी। लेकिन वर्मा परिवार के साथ फिर से जुड़ने के बाद उसने वर्मा परिवार की अरेंजमेंट का पालन किया और 12वीं क्लास की स्टूडेंट के रूप में एक स्कूल में एडमिशन लिया। पिछले जीवन में बोर्ड एग्जाम जारी होने के बाद अंकिता उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो पाई। इसके अपोजिट अनुप्रिया 99.99% के साथ शहर में टॉप स्कोरर बन गई। लेकिन अंकिता ने क्या किया? अंकिता ने एग्जाम में अपने खराब परफॉर्मेंस के लिए अनुप्रिया के एग्जिस्टेंस को दोषी ठहराया। उसने अपने भाइयों से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि वह कॉलेज जाने के अवसर से नहीं चूकना चाहती। बाद में उन्होंने अंकिता को अनुप्रिया की जगह लेने दी और पूरी स्कॉलरशिप के साथ यूनिवर्सिटी दाखिला लेने दिया। इस नए जीवन में अनुप्रिया उस सम्मान को वापस चाहती थी जो अंकिता ने उससे चुराया था। अंकिता वर्मा, बस इंतजार करो और देखो कि इस जीवन में मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है, अनुप्रिया ने सोचा। हाई स्कूल में अंकिता की फैलाई अफवाह का कैसे करेगी अनुप्रिया सामना? जाने के लिए सुनिए अगला पार्ट। चैप्टर 7।
जल्द ही आकाश ने स्प्रिंगमाउंट टाउनहाउस की सफाई करवा दी। अप्लायंसेस और फर्नीचर को नए से बदल दिया गया था और घर के इंटीरियर को अनुप्रिया की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिर से तैयार किया गया था। अनुप्रिया के अंदर आने के बाद उसे एहसास हुआ कि सो कॉल्ड घर केवल कहने की जगह थी। वह अब समझ गई थी कि किसी को उन चीजों की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो उसकी नहीं है, भले ही बात पारिवारिक संबंधों की ही क्यों न हो। इनफैक्ट अकेले रहना बहुत अच्छा था। दुनिया बहुत बड़ी थी और अनुप्रिया ने एक शानदार जीवन जीने की ठान ली थी, यहाँ तक कि अकेले भी। इस बीच अनुप्रिया क्लास में गई। उसकी सीट आखिरी खिड़की के पास कोने में थी, एक जगह जिसे अंकिता ने सोच समझकर उसके लिए अरेंज की थी। उसने हमेशा की तरह एक सादा टी शर्ट, जैकेट और जीन्स पहनी हुई थी, लेकिन वे सभी बिल्कुल नए थे। यह एक एलीट स्कूल था, इसलिए स्टूडेंट के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं थी। स्टूडेंट जो चाहे पहनकर आ सकते थे। अंकिता सुबह जल्दी स्कूल आ गई। कल उसका 18वां जन्मदिन मनाया गया था, लेकिन यह उसकी जिंदगी का सबसे बुरा जन्मदिन निकला। अपना चेहरा बचाने के लिए और लोगों को समझाने के लिए वह जल्दी स्कूल पहुंची और क्लास में सभी के लिए गिफ्ट्स और केक तैयार किए जो उसने ऑर्डर किए थे। इसलिए हर कोई भूल गया कि कल क्या हुआ था और अनुप्रिया को दोष देना शुरू कर दिया। ऐसा मत कहो, मुझे यकीन है कि अनुप्रिया का यह मतलब नहीं था। वह भी वर्मा परिवार की बेटी बनना चाहती है। मैं इसे समझती हूँ। अंकिता की बातों ने और ज्यादा लोगों का दिल जीत लिया। इत्तेफाक से यही वह पल था जब अनुप्रिया ने क्लास में आई, इसलिए उसने सुना कि अंकिता ने क्या कहा। अनुप्रिया ने भीड़ पर अपनी निगाहें घुमाईं, सीधे अपनी सीट पर चली गई और अपनी बुक्स डेस्क पर रख दी। अनुप्रिया द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज किए जाने पर अंकिता ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। वह अनुप्रिया के पास गई और कोमलता से बोली, अनुप्रिया, तुम कल क्यों चली गई थी? चलो स्कूल के बाद एक साथ घर चलते हैं। एक बार जब तुम डैड, मोम और हमारे भाइयों से माफी मांग लोगी तो वे नाराज नहीं होंगे, ठीक है? लेकिन अनुप्रिया चुप रही। उसने अंकिता को नजरअंदाज कर दिया। अनुप्रिया, अंकिता ने फिर कोशिश की। अनुप्रिया की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आई। काफी शर्मिंदा महसूस करते हुए अंकिता शर्मिंदगी से लाल हो गई, जैसे कि उसे बहुत अपमान सहना पड़ा हो। यह देखकर एक लड़के ने अपनी टेबल पटक दी और दहाड़ते हुए कहा, अनुप्रिया, बहुत हो गया। अंकिता तुमसे कितने प्यार से बात कर रही है, लेकिन तुम कितना एटीट्यूड दिखा रही हो। फिर भी अनुप्रिया चुप रही। इसी समय क्लास की घंटी बजी। यह फिजिक्स की क्लास का समय था। जैसे ही फिजिक्स के टीचर राजेश शर्मा क्लास में आए, स्टूडेंट ने अनुप्रिया को परेशान करना बंद कर दिया और अपनी अपनी सीटों पर लौट आए। इस बीच अनुप्रिया ने पूरे हंगामे के दौरान अपना सिर नहीं उठाया। कल के मॉक टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं। जब मैंने तुम लोगों का नाम बोलूंगा तो प्लीज अपना पेपर लेने के लिए आगे आना, टीचर ने खुशी से कहा, क्योंकि वे इस मॉक टेस्ट के रिजल्ट से बेहद खुश हुआ। संकेत राठौर, 300 में 230 मार्क्स। अपने ग्रेड का अनुमान लगाते हुए संकेत अपना पेपर लेने के लिए पोडियम गया। कीप इट अप, टीचर ने संकेत को इंकरेज। फिर उन्होंने नाम पढ़ना जारी रखा। अंकिता चौधरी, 215 मार्क्स। अंकिता अपना पेपर लेने के लिए पोडियम पर चली गई। उसे पेपर देते समय टीचर ने उसे इंकरेज किया, गुड जॉब, कीप इट अप। अनम इब्राहिम, 213 स्कोर। शिवानी यादव, 209 स्कोर। भावेश चतुर्वेदी, 203 स्कोर। आखिरी पेपर अनुप्रिया का था। राजेश ने मार्क्स पर नजर डाली और नाराजगी में आईब्रो चढ़ा ली। उन्होंने कागज को सरसरी तौर पर देखा और पाया कि अनुप्रिया ने सभी सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन किसी तरह सभी सही जवाब से बचने में कामयाब रही। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसने आखिरी के 4 मेजर क्वेश्चन में पूरे स्कोर हासिल किए,
जिससे उसे 32 स्कोर मिले। यहाँ तक कि टॉप स्टूडेंट संकेत ने भी इस सवाल में गलती की और उसके मार्क्स कट गए। अनुप्रिया वर्मा 32 स्कोर। यह सुनकर सभी स्टूडेंट हंस पड़े। अंकिता भी यह सोचकर खुश थी, अनुप्रिया तुम मुझे कभी निराश नहीं करती। अनुप्रिया अनुप्रिया की डेस्कमेट, जो एक अकादमिक अंडरअचीवर भी थी, ने उसे धक्का दिया। आखिरकार अनुप्रिया परेशान होकर उठी। उसने तुरंत देखा कि टीचर उसे गुस्से से घूर रहे हैं। सर, इतना कहते ही अनुप्रिया लापरवाही से उठ खड़ी हुई। तुम्हारे केवल 32 मार्क्स आए, तुम्हारी अभी भी सोने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि बोर्ड और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में कितने दिन बचे हैं? क्या तुम इसे सीरियसली ले रही हो? टीचर गुस्से में बोले। उन्हें समझ नहीं आया कि इतनी लापरवाह स्टूडेंट कैसे हो सकती है, जिसे पढ़ाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन टीचर भूल गए कि वह एक एलीट स्कूल में पढ़ा रहे थे। इन बच्चों के ग्रेड अच्छे या बुरे होने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में वे सभी घर जाएंगे और अपने फैमिली बिजनेस संभालेंगे। इन लोगों को अपने फ्यूचर के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहना पड़ता था, इसलिए उन्हें कॉलेज को सीरियसली से लेने की जरूरत नहीं थी। अनुप्रिया ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, मुझे पता है 32 मार्क्स शायद आखिरी 4 सवाल से हैं। बाकी सभी आंसर गलत थे। टीचर पढ़ाई के प्रति अनुप्रिया के खराब रवैये के लिए उसे डांटने ही वाले थे कि अचानक उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। वह जानती है कि उसके जवाब गलत हैं और वह इस बारे में श्योर है। क्या इसका मतलब यह है कि वह सही जवाब जानती है? अगर वह सही जवाब जानती थी तो उसने एग्जाम का सही जवाब क्यों नहीं दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर ऐसा किया हो, है ना? उसने विचार किया। राजेश ने अपने शक को दबा दिया और कुछ नहीं कहा, केवल अनुप्रिया को अपना पेपर लेने के लिए आगे आने के लिए कहा। फिर उन्होंने अपना लेसन शुरू किया। टीचर ने पूरी लगन से पढ़ाया। राजेश ने व्हाइट बोर्ड पर एक चुनौती भरा सवाल लिखा, जिसने संकेत की रुचि तुरंत पकड़ ली। संकेत ने इसे सॉल्व करना शुरू कर दिया, जबकि अन्य लोग इस सवाल को हैरानी से देख रहे थे। यह सवाल उन्हें आउट ऑफ सिलेबस लग रहा था और वे इसे सॉल्व करने के तरीके को लेकर पूरी तरह बेबस थे। क्या अनुप्रिया इस सवाल का जवाब देकर करेगी अपनी एबिलिटी को सबके सामने साबित जाने के लिए? पढ़िए अगला भाग। चैप्टर 8। अंकिता भी थोड़ा घाटे में थी। वह नहीं जानती थी कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, लेकिन फिर भी उसने इसे समझने का नाटक किया और आंसर लिखने में खुद को बिजी कर लिया। अनुप्रिया ने अपने एकत्र किए गए टेस्ट पेपर को डेस्क पर रखकर अपनी बाह के नीचे छिपाया और फिर से सोना शुरू कर दिया। राजेश ने गहरी सांस ली और मन में बड़बड़ाए, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं इन बच्चों को इतना कठिन सवाल नहीं दे सकता। तभी उनकी नजर अनुप्रिया पर पड़ी, जो इस वक्त सो रही थी। वे गुस्से से कीर्ति के पास गए और उसे जगाने के लिए डेस्क थपथपाई। तुम बोर्ड के पास जाओ और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अनुप्रिया ने नींद से बोर्ड की ओर देखा और स्पीचलेस रह गई। क्या यह एलिमेंट्री स्कूल की प्रॉब्लम है या क्या है? वह सच में चाहते हैं कि मैं इसे सॉल्व करूं? अनुप्रिया ने अविश्वसनीय ढंग से सोचा। इसके बाद अनुप्रिया से पोडियम तक चली गई। अनुप्रिया पोडियम तक चली गई, व्हाइट बोर्ड मार्कर उठाया और एक पल के लिए विचार किया। पोडियम के नीचे के स्टूडेंट उसे खुद को बेवकूफ बनाते हुए देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि उसके जैसा अकादमिक अंडरअचीवर इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उन्हें पूरी तरह से हैरान कर दिया। अनुप्रिया ने कॉन्फिडेंस से व्हाइट बोर्ड पर फिजिक्स फार्मूला लिखा। कुछ ही देर में उसके पास जवाब था, लेकिन वह यहीं नहीं रुकी। इसके बजाय उसने सॉल्यूशन पर लिखना और डिटेल से बताना जारी रखा। 5 मिनट बाद अनुप्रिया ने सॉल्यूशन लिखकर मार्कर को डेस्क पर फेंक
दिया। बोर्ड उसके सभी सॉल्यूशन को अकोमोडेट नहीं कर सका, इसलिए वह 4 वेरिएशन लिख सकी, लेकिन 2 और बची थी। यह देखकर राजेश से रहा नहीं गया। गौरतलब है कि यह सवाल सिलेबस से कहीं परे था। हालांकि अनुप्रिया के पास इसका एक स्टैंडर्ड आंसर है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन का पता लगाने में राजेश को खुद काफी समय लग गया था। फिर भी अनुप्रिया ने वास्तव में 5 मिनट के भीतर 4 सॉल्यूशन लिख दिए। उनके लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल था। यह क्वेश्चन कैम्ब्रिज के एक फेमस फिजिकिस्ट प्रोफेसर केल्विन वार्विक ने बनाया था और यह अभी तक कभी भी किसी भी एग्जाम में दिखाई नहीं दिया था, इसलिए अनुप्रिया ने इसे पहले से नहीं देखा था। संकेत भी हैरान था क्योंकि वह एक भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सका। इनफैक्ट उसका अटेम्प्टेड सॉल्यूशन बेस से बहुत दूर था। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि अनुप्रिया के सॉल्यूशन सही थे। अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने में बेबस राजेश तेजी से पोडियम पर पहुंचे और अनुप्रिया के सामने खड़ा हो गए और एक्साइटेड आवाज में कहा, अनुप्रिया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम अपना सेकंड और फोर्थ सॉल्यूशन कैसे लेकर आई? राजेश को भी अब एक टीचर के रूप में अपनी पर्सनालिटी को बनाए रखने की परवाह नहीं रही। राजेश एक फिजिक लवर थे और सब्जेक्ट के प्रति जुनून से भरे हुए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें अपने स्टूडेंट में ऐसा टैलेंट मिलेगा। राजेश के शब्द सुनकर अनुप्रिया के पास शब्द नहीं थे। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि क्या कहना चाहिए और उसने राजेश की एक्सपेक्टेंट और क्यूरियस एक्सप्रेशन को देखा। कोई ऑप्शन न होने पर वह केवल उसे सही सॉल्यूशन दे सकती थी। अनुप्रिया ने राजेश को सवाल और उसके सॉल्यूशन को सरल और साफ तरीके से समझाया। इस सीन को देखने वाला कोई भी इंसान सवाल करेगा कि वास्तव में स्टूडेंट और टीचर कौन थे। इसके अलावा क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट ने भी उसके एक्सप्लेनेशन को समझा, खासकर संकेत ने। दूसरी ओर अंकिता को अपनी नाराजगी के बावजूद अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। डैम इट! अनुप्रिया कब इतनी टैलेंटेड हो गई? क्या वह छुपकर ट्यूशन क्लास लेती थी? 2 और सॉल्यूशन हैं, लेकिन बोर्ड में फिट होने के लिए और जगह नहीं बची है। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें आपके लिए लिखने का समय निकाल लूंगी। सर, अब क्या मैं अपनी सीट पर वापस जा सकती हूँ? अनुप्रिया ने अपनी डेस्क की ओर देखते हुए पूछा। वह थोड़ी उम्मीदी थी और अपनी झपकी जारी रखना चाहती थी। ठीक है, जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम इन्हें मेरे लिए लिखें तो कैसा रहेगा? वह सचमुच अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। वह तुरंत नए सॉल्यूशन का स्टडी करना चाहते थे। अनुप्रिया और राजेश के बीच की बातचीत मौजूद सभी स्टूडेंट के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक अकादमिक अंडरअचीवर जो अपने टेस्ट एग्जाम में केवल 32 मार्क्स लाई है, वह इतनी चुनौती भरी फिजिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती है। बेबस होकर अनुप्रिया अपनी सीट पर लौट आई और टीचर के लिए अन्य 2 सॉल्यूशन लिखने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि उसके पास नोटबुक या मेरनो पैड नहीं है। कोई अन्य ऑप्शन होने पर उसने अपने 32 मार्क्स के टेस्ट पेपर पर सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दिया। जब राजेश को पेपर मिला तो उन्होंने 32 के स्कोर को देखा और पल भर के लिए अवाक रह गया। अब क्या होगा क्लास में? बच्चों का एक्शन और अंकिता क्या करेगी? अनुप्रिया की अटेंशन को छीनने के लिए जाने के लिए सुनिए अगला भाग। चैप्टर 9। बाद की पीरियड में राजेश ने अनुप्रिया को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। क्लास में उसके सोने के बारे में कोई चिंता नहीं दिखाई। जब क्लास खत्म हो गई तो उन्होंने बोर्ड पर सॉल्यूशन की तस्वीरें खींची और 32 अंकों के टेस्ट पेपर को ठीक से मोड़कर अपने साथ ले गए। संकेत ने शुरू में क्लास के बाद अनुप्रिया से शेष 2 सॉल्यूशन के बारे में पूछने की योजना बनाई, लेकिन अंकिता पहले अनुप्रिया के पास आकर बोली, अनुप्रिया, तुम इतनी अमेजिंग कैसे हो? क्या तुम प्राइवेट ट्यूशन ले रही हो? क्या टीचर ने तुम्हारे साथ इस सवाल पर पहले ही डिस्कशन कर ली थी? मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ।
एलएनसीटी यूनिवर्सिटी तक हमारे पास अभी भी 1.5 महीने का समय है। तुम्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन और डैड और मोम उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इन शब्दों ने अन्य स्टूडेंट को अनुप्रिया के सीक्रेट जीनियस होने के बारे में उनकी ओरिजिनल असम्पशन पर शक करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सोचा तो अनुप्रिया को इस सवाल के बारे में केवल इसलिए पता है क्योंकि उसे अपनी सीक्रेट ट्यूशन क्लास के दौरान इस सवाल को किया था। तो फिर वह इतना घमंडी क्यों हो रही है? अंकिता ने खुद को पोलाइट और हम्बल दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, अनुप्रिया, क्या तुम अपने फिजिक्स टीचर से मिलवा सकती हो? मैं भी उनसे ट्यूशन लेना चाहती हूँ। अनुप्रिया अंकिता की बकबक से बहुत ज्यादा नाराज थी। उसने अधीरता से अपनी आंखें खोल दी। अनुप्रिया, अंकिता ने मुस्कुराते हुए पुकारा। गेट लॉस्ट। अंकिता का मुस्कुराता चेहरा तुरंत परेशानी में बदल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनुप्रिया, क्या क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? आई एम सॉरी। प्लीज नाराज मत हो। अंकिता ने इस बारे में डिटेल से नहीं बताया कि उसने माफी क्यों मांगी। इससे संकेत मिलता है कि अनुप्रिया छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बना रही थी और अंकिता को कठिन समय दे रही थी। अगर तुम एक्टिंग करना चाहती हो तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शामिल हो। क्या तुम्हारा कोई भाई नहीं है जो एक रिनाउंड मैनेजर है और दूसरा सुपरस्टार है? वे तुम्हारे साथ एक्टिंग कर सकते हैं। मेरे पास तुम्हारे साथ गेम खेलने का समय नहीं है। वर्मा रेजिडेंस छोड़ने के बाद अनुप्रिया ने पाया कि वर्मा परिवार तेजी से अननोइंग हो रहा था, खासकर अंकिता, जो बाहर से मासूम दिखती थी लेकिन उसका दिल स्याही से भी ज्यादा गहरा था। अनुप्रिया, यह ठीक है अगर तुम अपने ट्यूशन टीचर का नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन तुम अंकिता को क्यों टारगेट कर रही हो? तुम बहुत दूर चली गई। अंकिता से माफी मांगो। संकेत क्लास का सबसे हैंडसम लड़का और क्लास प्रेसिडेंट था। बचपन से ही चापलूसी का आदी होने के कारण थोड़ा अहंकार से बोलता था। तुम कौन हो? अनुप्रिया ने लापरवाही से पूछा। अंकिता ने जवाब दिया, अनुप्रिया, वह संकेत राठौर है, हमारी क्लास का प्रेसिडेंट। अंकिता ने जिक्र नहीं किया कि संकेत एक अमीर और इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करता है। वह कम प्रोफाइल रखता था, इसलिए किसी को उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं पता थी। अंकिता को यह जानकारी तब मिली जब उसने संकेत और राठौर परिवार के बटलर के बीच बातचीत सुनी, जब वह संकेत को कॉपी देने गई थी। अनुप्रिया ने बिना किसी हैरानी के कंधे उचकाते हुए कहा, ओह, मुझे लगा कि वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, यह देखते हुए कि वह कितनी मेहनत से तुम्हारा बचाव कर रहा है। इतना कहने के बाद अनुप्रिया ने फिर से अपना सिर छिपा लिया और झपकी लेना जारी रखा। अनुप्रिया, तुम ऐसी बकवास कैसे कह सकती हो? अंकिता इतना कहते ही रोने लगी, जिससे संकेत को खेद भी हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया। वह इतनी आसानी से क्यों रोती है? संकेत ने मन में सोचा। संकेत ने अनुप्रिया की तरफ देखते हुए कहा, अनुप्रिया, बकवास मत करो, मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ। क्या मेरे लिए सभी के बीच शांति को बढ़ावा देना गलत है? अनुप्रिया ने कुछ नहीं कहा। इस पॉइंट पर संकेत को अब उससे सॉल्यूशन के बारे में पूछने की कोई इच्छा नहीं थी। उसका मानना था कि अनुप्रिया जैसी घमंडी लड़की उसके बराबर खड़े होने का हकदार नहीं है, चाहे वह कितनी भी इंटेलिजेंट क्यों न हो। इस बीच जब राजेश अपने ऑफिस लौटे तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत अन्य फिजिक्स टीचर को अनुप्रिया के सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए इनवाइट किया। फिजिक्स टीचर का मानना था कि अनुप्रिया पूरी तरह से जीनियस थी। अगर वह फिजिक्स कंपटीशन रिप्रेजेंट कर सकती है तो वह जरूर एक अवार्ड जीतेगी और किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती है। राजेश सर, ये सॉल्यूशन किसने लिखे? यहाँ तक कि मैं भी केवल 2 सॉल्यूशन जानता हूँ। यह स्टूडेंट सच में बहुत जीनियस है। यह अनुप्रिया वर्मा है। क्या? नाम सुनकर हर कोई दंग रह गया।
मॉर्निंग सेशन में आखिरी क्लासमेट की थी, जिसे होमरूम टीचर द्वारा पढ़ाया जाता था। वह अपने ऑफिस में राजेश के मुंह से अनुप्रिया की तारीफ सुन रहे थे। जब अनुप्रिया को उनकी क्लास में ट्रांसफर किया गया तो वह उसे एक्सेप्ट करने से खुश नहीं थे, क्योंकि इससे उनके ग्रेड पॉइंट कम हो सकते थे और एनरोलमेंट रेट पर असर पड़ सकता था। इस तरह वह उसे दूसरी क्लास में डालने का बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी राजेश ने कहा कि अनुप्रिया अचानक बदल गई थी। मुझे बाद में क्लास में अनुप्रिया का टेस्ट करना होगा, उन्होंने सोचा। लेकिन जब वह क्लास में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि अनुप्रिया गहरी नींद में सो रही थी। आज उन्हें दूसरे टीचर ने बताया कि अनुप्रिया उनकी क्लासेस के दौरान सोती थी, जिससे उनकी टीचिंग एफिशिएंसी अफेक्ट हुई। अहम, यह क्लास का समय है, मेट टीचर सलमान रशीद जोर से बोले। सभी स्टूडेंट टीचर को ग्रीट करने के लिए खड़े हो गए, लेकिन अनुप्रिया अभी भी सो रही थी। अनुप्रिया को भी ये बहुत अजीब लगा। पहले उसे शायद ही कभी उनींदापन महसूस होता था, लेकिन वर्मा रेजिडेंस छोड़ने के बाद से उसे हमेशा सोने की इच्छा महसूस होती थी। वह लड़की क्यों सो रही है? सलमान ने पूछा। यह देखकर अनुप्रिया के डेस्कमेट ने उसे जगाने के लिए उसे थपथपाया। अनुप्रिया ने नींद में अपनी आंखें खोली और पूरी क्लास को खड़ा देखा। फिर वो भी खड़ी हो गई। तभी सलमान ने दूसरी ओर देखा और पूरी क्लास को अपनी सीट पर बैठने का इशारा किया। आप में से कुछ लोग मान सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। इस स्कूल के टीचर एलएनसीटी में सफलता की गारंटी देती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए स्टेप बाय स्टेप दर कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। सलमान साफ तौर पर अनुप्रिया की ओर इशारा कर रहे थे। हालांकि अनुप्रिया को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि सलमान ने क्या कहा। क्या सलमान लेगा अनुप्रिया के जीनियस होने की परीक्षा जाने के लिए? पढ़ी ये अगला पार्ट। चैप्टर 10। क्लास में सलमान ने अनुप्रिया से ज्यामिति का एक सवाल पूछा जो उनके सिलेबस में शामिल नहीं था। उन्हें विश्वास नहीं था कि अनुप्रिया प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। भले ही सलमान को रियलिटी पर विश्वास करना मुश्किल लगा, लेकिन अनुप्रिया ने सवाल को बहुत ही सरल तरीके से हल किया। इनफैक्ट उसका सलमान से भी ज्यादा सिंपल था। आखिर अनुप्रिया अपनी टैलेंट क्यों छिपा रही है? सलमान ने मन में सोचा। घंटी बजने के बाद सलमान ने अपनी किताब बंद कर दी और सभी स्टूडेंट की तरफ देखते हुए कहा, वैसे आखिरी मॉक टेस्ट इस महीने के अंत में होगी। गुड लक एवरीवन। क्लास अब खत्म हो चुकी थी। निशांत ने अनुप्रिया को समय पर लंच पहुंचाया। 5 परतों वाले लंच बॉक्स को देखते ही अनुप्रिया की कनपटी धड़क उठी। यह तो बहुत ज्यादा है, उसने सोचा। अंकल, अगली बार मेरे लिए इतना सारा खाना मत लाना। बॉस, आपको अच्छा खाना चाहिए। 12वीं क्लास की पढ़ाई कठिन है, कम से कम आपको बैलेंस्ड डाइट मिले। निशांत को दुख हुआ कि अनुप्रिया ने वर्मा मेंशन छोड़ दिया, लेकिन वह यह भी जानता था कि वर्मा परिवार उसके जैसी अच्छी बेटी का हकदार नहीं था। यह अच्छी बात है कि अनुप्रिया ने वर्मा परिवार छोड़ दिया। वे उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन बहुत लोग भी हैं जो अनुप्रिया की परवाह करते हैं। निशांत ने सोचा। अंकल, मुझे बॉस मत कहो, बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। बॉस कहलाने से अनुप्रिया को ज्यादा उम्र का एहसास हुआ। इसके अलावा अपने पिछले जीवन में उसने सो कॉल्ड फैमिली लव की खातिर उन्हें त्याग दिया था। वह वही थी जिसे इन लोगों के लिए सॉरी फील करना चाहिए जो इतने सालों से उसके साथ थे। ठीक है, फिर मैं आपको इसके बजाय मिस अनुप्रिया कहूंगा, निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मिस अनुप्रिया, रायसिंघानी परिवार ने डार्क वेब पर मेडिकल डॉक्टर घोस्ट को इनवाइट किया है। निशांत ने यह पूछने का अवसर लिया कि क्या अनुप्रिया अपने पिछले पेशे में वापस लौटना चाहती है। रायसिंघानी? कीर्ति ने पूछा।
मुंबई में केवल एक रायसिंघानी परिवार था और वह रणधीर का परिवार था। अनुप्रिया ने सोचा कि क्या रणधीर ही वह व्यक्ति था जिसने ऑर्डर दिया था। अपने पिछले जीवन में उसने रणधीर को अपना बदला लेते हुए देखा था, इसलिए वह आभारी महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हाँ, मुझे जानकारी भेजो, मैं देखती हूँ। अनुप्रिया ने तुरंत ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वह गलत हो गई तो यह शर्मनाक होगा। समझ गया, निशांत ने जवाब दिया। अनुप्रिया लंच बॉक्स वापस स्कूल ले गई। उसने लंच बॉक्स को परत दर परत खोला, जिसमें भिंडी, कढ़ाई पनीर, वेज बिरयानी, सलाद और सूप था। ये सभी घर के बने डिश थे। हो सकता है कि वे अनुप्रिया के पसंदीदा न रहे हों, लेकिन वह उन्हें नापसंद भी नहीं करती थी। इसके अलावा कई महीने हो गए थे जब उसने आखिरी बार निशांत के खाना पकाने का आनंद लिया था। एक नज़र में वह बता सकती थी कि यह खाना निशांत ने तैयार किया था। अपनी सीट पर अनुप्रिया ने स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लिया। जब तक अंकिता और अन्य लोग लौटे तब तक वह खाना खा चुकी थी और लंच बॉक्स रख दिया था। आज दोपहर अंकिता ने अनुप्रिया के सामने कोई परेशानी पैदा नहीं की। चूंकि अनुप्रिया ने जिक्र किया कि संकेत अंकिता का बॉयफ्रेंड था, इसलिए अंकिता ने अब और बोलने की हिम्मत नहीं की। अंकिता को डर था कि अनुप्रिया के कहे हर शब्द से बड़ी गलतफहमी पैदा होगी। अनुप्रिया, बस तुम रुको। मैं आज रात हमारे पेरेंट्स और भाइयों से शिकायत करूंगी। चलो देखते हैं कि वे तुम्हें छोड़ेंगे या नहीं, अंकिता ने मन ही मन सोचा। शाम को स्कूल के बाद निशांत पहले से ही स्कूल के एंट्रेंस पर इंतजार कर रहा था। जब अनुप्रिया स्कूल से बाहर आई तो उसने कहा, अंकल चलो चलें। अनुप्रिया, तुम्हारे बगल वाला आदमी कौन है? पीछे से अंकिता की आवाज आई। हालांकि अनुप्रिया का उस पर कोई ध्यान देने का इरादा नहीं था। अंकिता ने अपने दांत पीस लिए और तेजी से अनुप्रिया की ओर चल दी। अनुप्रिया, भले ही तुम्हें हमारे परिवार से दिक्कत है, लेकिन तुम किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकती। यह आदमी पहली नज़र में सस्पिशियस लगता है। तुम उसके साथ कैसे चल सकती हो, अनुप्रिया? मुझे यह मत बताओ कि तुम घर से भाग जाने के बाद से तुम उसी के घर पर रह रही हो। अंकिता ने आगे कहा, अनुप्रिया, हम परिवार हैं। डैड, मॉम, हमारे भाई और मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में हूं, तो मैं वापस जाऊंगी, अपना सामान पैक करूंगी और अभी निकल जाऊंगी। मैं बस यही चाहती हूं कि तुम घर आ जाओ, ठीक है? डैड और मोम घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इतना कहते ही अंकिता फूट फूट कर रोने लगी, जिससे स्कूल के बाहर देख रहे स्टूडेंट इमोशनल हो गए। जब रियान स्कूल आया और उसने देखा कि अंकिता रो रही है, तो वो तुरंत उसके पास आया और अनुप्रिया पर इल्जाम लगाया। अनुप्रिया, क्या तुम अंकिता को फिर से धमका रही हो? उससे तुरंत माफी मांगो। उनके करीब जाने से पहले ही रियान अनुप्रिया को डांटा। यह देखकर अनुप्रिया स्पीचलेस थी। उसने सोचा, अगर वह चीजों को साफ नहीं देख सकता है, तो उसे जरूरतमंद लोगों को अपनी आंखें दान कर देनी चाहिए। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या तुम माफी मांगना नहीं जानती? रियान ने दबंग आवाज में पूछा। माफी, मिस्टर रियान, मैंने ऐसा क्या किया जिससे आप इतने गुस्सा हो गए? अनुप्रिया ने मजाकिया लहजे में पूछा। तुमने अंकिता को धमकाया। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि तुमने क्या गलत किया है? मिस्टर रियान वर्मा, क्या मैंने अंकिता को मारा या उसका अपमान किया? क्या मैंने उसका होमवर्क बर्बाद कर दिया या उसके बाल खींचे? क्या आपने ऐसा कुछ होते देखा? अनुप्रिया ने कोल्ड आवाज में पूछा। तुमने जवाब देना सीख लिया है, घर चलो और अपनी हरकतों पर विचार करो। इतना कहते ही रियान अनुप्रिया का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रियान उम्मीद नहीं थी कि वह चतुराई से उसे चकमा दे देगी।
क्या आपको भूलने की बीमारी है? मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि मेरा वर्मा परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आप अभी भी मुझसे कांटेक्ट क्यों कर रही हैं? अंकिता ने दुखी भाव से कहा, अनुप्रिया, क्या इस आदमी की वजह से तुमने वर्मा परिवार से नाता तोड़ लिया? अनुप्रिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वह हमारे डैड की उम्र का है। तुम उसके लिए हमारे परिवार को कैसे छोड़ सकती हो? अंकिता वास्तव में एक्टिंग में बहुत अच्छी थी। अगर अनुप्रिया खुद विक्टिम नहीं होती तो उसे अंकिता की बातों पर विश्वास हो जाता। निशांत भी स्पीचलेस रह गया। अब अनुप्रिया कैसे करेगी खुद को बेकसूर साबित जाने के लिए पढ़िए अगला पार्ट।